नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं हूं राहुल डबास और आप देख रहे हैं अग्निपथ। दरअसल अग्निपथ अब है क्या? अग्निपथ है भारत और चीन की सीमा। वो सीमा जहां भारतीय सशस्त्र बलों को, इंडियन आर्मी को आजमाता रहता है पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी। चाहे वो फिलहाल तवांग हो जो 9 दिसंबर यानी सर्दियों में करने की कोशिश की गई, गलवान हो जो गर्मियों में था, और या फिर डोकलाम जो बरसात में था। यानी हर तरह के मौसम में चीन भारत की शक्ति को आजमाने की कोशिश करता है, गलवान तवांग और डोकलाम तक। लेकिन ऐसी किसी भी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहते हैं मां भारती के लाल, आईटीबीपी के सीमा प्रहरी हिमवीर। और जिस फॉर्मेशन में, जिस सिखलाई में हम जा रहे हैं, इसे दरअसल लॉन्ग रेंज पेट्रोल कहा जाता है, जो आउटपोस्ट बीओपी या ओपी से लेकर के आगे तक पहुंचाया जाता है, जिसे हम पीपी पॉइंट कहते हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट कहते हैं। जीरो लाइन जहां मैकमोहन लाइन बनती है भारत और चीन की सीमा। दरअसल हम हिमालय के ही क्षेत्र में हैं, वो क्षेत्र जो आगे जाकर के, क्योंकि फिलहाल हम ट्रेनिंग सेंटर में हैं जहां बर्फ है, और वहां पर किस तरीके से काम करना है एक्चुअल पोजीशन में, उसकी सिखलाई यहां की जा रही है। तवांग हो या गलवान, हर मोर्चे पर आईटीबीपी के जवानों ने अपने जोश, जज्बे और जुनून से चीन की पीएलए फौज के होश फाख्ता किए हैं। एलएसी पर पीएलए को नाको चने चबाने के लिए आईटीबीपी के जवान बेस कैंप से लेकर दुर्गम इलाकों में कड़ी ट्रेनिंग करते हैं। सचिन मिश्रा जी लगातार हमारे साथ है। सर, लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग, पीपी पॉइंट तक जाना सिखलाई का कितना महत्वपूर्ण पार्ट है? सिखलाई का बहुत ही अहम पार्ट होता है। जब हम बॉर्डर पे जाते हैं, वहाँ पर एलआरपी होती है, लॉन्ग रेंज पेट्रोल के माध्यम से हम आईबीज पर विजिल रखते हैं, निगरानी बराबर रखते हैं कि आईबीज एक्चुअली में वो डिस्प्यूटेड लैंड है, जहाँ पर ना तो चाइना का पोजीशन है ना हमारा पोजीशन है। तो चाइनीज अगर वहाँ पर आते हैं तो हम बराबर वहाँ पर विजिल रखते हैं, ताकि वहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट वो न कर पाए। जैसे देखा गया है कि चाइनीज लगातार डेवलपमेंट करते रहे हैं, तो हम उनको रोकते भी हैं। आपने देखा होगा तवांग में, आपने डोकलाम में देखा होगा कि वो डेवलपमेंट करते हैं तो हम जाके उनको रोकते हैं। तो ये एलआरपी के ही माध्यम से सुटेबल हो पाता है कि हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं और उनको विजिल रखते हैं। और अगर वो ऐसा कोई नो मैंस लैंड में आजकल मिरर डिप्लॉयमेंट काफी ज्यादा है, यानी जितनी बड़ी संख्या में चीनी हमें ड्रोन्स के जरिए, सैटेलाइट के जरिए आते हुए नजर आएंगे, उतनी ही बड़ी संख्या में हमारे जवान भी है। क्योंकि 1996 के समझौते के बाद हम आर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो गुत्थम गुत्था होता है, रोका जाता है। तो ऐसे में कैसे आप लोग ये तय करते हैं कि मिरर डिप्लॉयमेंट कहाँ कितनी होनी चाहिए? इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर? इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर हमारे जो इनपुट्स मिलते हैं, और उसके आधार पर, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा स्टेशंस लगे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो इनपुट्स पाते हैं। तो अगर कोई चाइनीज या पीएलए की एक्टिविटीज़ होती है तो हम वहाँ पर तुरंत विद इन मिनट्स हम पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद उनको चेक करते हैं, रोकते हैं। बिल्कुल रोका जाता है, और इसमें सिविलियंस का पार्ट भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। जिस तरीके से हमने कारगिल 1999 में देखा था चरवाहों का, वैसे ही अगर हम तवांग की बात करें, अगर हम गलवान की बात करें, और उसमें डोकलाम को जोड़ दीजिए, लद्दाख को जोड़ दीजिए, वहाँ चरवाहे होते हैं, याक को चराने वाले, और उनके जरिए भी कई बार इंटेलिजेंस इनपुट मिलती है। और हमारे साथ पूरी की पूरी कंपनी है जो लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग के तहत नो मैंस लैंड, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मैकमोहन लाइन भी जिसे कहा जाता है, वहां तक पहुंची है। 1904 का समझौता, जिसके तहत ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में मैकमोहन लाइन ड्रॉ की गई, और इसमें संख्या बल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल इंडिया की फॉर्मेशन है मिरर डिप्लॉयमेंट, जितने चीन के जवान होंगे उतने ही जवान हमारे होंगे, जिसके जरिए पहली पंक्ति में रहेगा ऑब्जर्वेशन पोस्ट, और दूसरी पंक्ति में बॉर्डर आउटपोस्ट के जरिए जवानों की संख्या को कभी भी बढ़ाया जा सकता है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए भी संभव हो पाया है, चाहे सेला टनल हो जो मार्च के महीने तक खोल दी जाएगी तवांग में, या फिर रोहतांग की अटल टनल हो जो पहले ही खोली जा चुकी है। बारालाचा में भी इसी तरह की सुरंग बनाई जा रही है, ताकि अगर इंडियन फोर्सेस को कहीं पहुंचाना है तो बेहद तेज गति से पहुंच सके। और सामने देखिए, सामने है पीएलए बॉर्डर गार्ड, पीपल लिबरेशन आर्मी, दुनिया की वाहिद सेना जिसकी जिम्मेवारी
अपने देश के लिए नहीं है, यानी ड्रैगन चीन के लिए नहीं है, ये दरअसल पर्सनल फोर्स है सीपीसी की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की पर्सनल फोर्स पीएलए, जिनकी जवाबदेही चीन के नागरिकों के लिए नहीं है। और यहां देखिए मैंडरीन में इंडियन ऑफिसर्स और चाइनीज ऑफिसर्स बात करते हुए, और पीछे मिरर डेवलपमेंट। हरियाणा हिमाचल बॉर्डर पर दुर्गम क्षेत्र में एलएसी जैसा सीन क्रिएट किया जाता है और चीनी अतिक्रमण की स्थिति में मुंहतोड़ जवाब देने की रिहर्सल की जाती है। आईटीबीपी के ही कुछ जवान पीएलए के फौजी बन जाते हैं जो भारतीय सरहद की तरफ बढ़ने की हिमाकत करते हैं, तो उन्हें भारतीय वीर सपूतों से ऐसा पलटवार मिलता है कि उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। तो मैंडरीन की समझ भी आईटीबीपी के कमांडोज को दी जाती है, ताकि अगर एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन हो तो बात की जा सके इंग्लिश और मैंडरीन में बोल रहे हैं पीएलए के जवान। और यहां देखिए दूसरी तरफ भारत ने अपना बैनर आगे ले आए हैं, जिसमें इंग्लिश और मैंडरीन दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है, You are in Indian territory as per the agreement between our countries. Both sides must withdraw. Please go back. यानी चाइनीज और इंग्लिश के साथ हिंदी में हम इसका अनुवाद कर दें कि ये भूमि भारत की है, मां भारती की है। 1996 में हुए समझौते के तहत आपको अपने देश में यानी तिब्बत के पठार की तरफ पीछे जाना होगा। चाइनीज मस्ट गो बैक, विड्रॉल यहां से। और ये देखिए दूसरी तरफ दिखाइए कि कैसे गुत्थम गुत्था जैसी स्थिति हो जाती है, जो हमने 9 दिसंबर को तवांग में देखी। और वही ड्रिल कपाट, इसे मिरर डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट और ह्यूमन चेन बना करके मानव श्रृंखला, भारत के जवान, आईटीबीपी के हिमवीर और उसके साथ पीएलए बॉर्डर गार्ड मानव श्रृंखला बना करके धक्का मुक्की करते हुए, गुत्थम गुत्था होते हुए। और इसीलिए कमांडो कार्रवाई में बेहद जरूरी हो जाता है कि आपका शारीरिक बल कितना होना चाहिए। चीनी आमतौर पर 2M छोटे कद के, और दूसरी तरफ भारत के हिमवीर जाट, गुजर, मराठा, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए वो गुलदस्ते, जो किसी भी परिस्थिति में चीन को रोकने के लिए तत्पर है, तैयार है। और इसके बाद दोनों अधिकारियों ने बात की, जिसके बाद डी एस्केलेशन यानी दूर जाते हुए जवान। और हर बार ऐसा ही होता है। दरअसल इसे कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की नो मैंस लैंड, जिसमें दोनों ही देश ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये पेट्रोलिंग पॉइंट हमारा है और ये आपका है। और इस तरफ देखिए, ये है आईटीबीपी के हिमवीर जो -40 डिग्री पे काम करते हैं। और दूसरी तरफ ये काले पीले जवान दिखाए गए हैं पीएलए के। छोटा कद, छोटी सोच, भूमाफिया के तौर पर चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भूगोल के लिहाज से देश बन जाता है, लेकिन उसका आधा हिस्सा हड़पा हुआ है। चाहे वो शिनजियांग हो जहां उइगर मुसलमान हैं, या तिब्बत हो जिसके दलाई लामा को उन्होंने भागने पर विवश कर दिया। और इस तरीके से एक्चुअल कार्यवाही की जाती है, जिस कार्यवाही के तहत नो मैंस लैंड में इंच भर, रत्ती भर जमीन भी भारतीय संप्रभुता, भारत मां की हवाले नहीं की जाएगी पीएलए बॉर्डर गार्डिंग को किसी भी हालत में। भारत चीन सरहद ही नहीं बल्कि आंतरिक सुरक्षा में भी आईटीबीपी के जवान मुस्तैद रहते हैं। इसलिए इन्हें सटीक शूटिंग करने की खास ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि ऐन मौके पर एक भी वार खाली ना जाए। ऑटोमेटिक मोड पर बस्ट फायरिंग करके पूरी मैगजीन खाली कर देना बहुत आसान है, लेकिन उम्दा कमांडो वो कहलाता है जो एक गोली पर एक निशाने को ढेर कर दे। और उसी की तैयारी यहां पर आईटीबीपी की रिफ्लेक्स शूटिंग रेंज में की जा रही है। रिफ्लेक्सेस का मतलब यह है कि आपको नहीं पता कि टारगेट कहां से आएगा, कौन सिविलियन है, कौन टेररिस्ट है, और कैसे सिविलियंस को बचाते हुए टेररिस्ट के ऊपर निशाना साधना है। वो तमाम चीजें रिफ्लेक्स शूटिंग में की जाती है। इसके जरिए सुनिश्चित किया जाता है कि एक गोली और एक दुश्मन ढेर कैसे किया जाए।
और यहाँ पे हम अलग अलग तरह की मशीन देख सकते हैं जिसके जरिए रिफ्लेक्सेस को मापा जाता है। 3 सेकंड, महज 3 सेकंड के अंदर निशाने को ढेर करना होता है, चाहे वो असॉल्ट राइफल हो या फिर पिस्टल के जरिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे रिफ्लेक्स शूटिंग आम शूटिंग रेंज से कितनी अलग है, कितनी अनोखी है? जो रिफ्लेक्स शूटिंग होती है उसमें जो फायरर होता है उसको कोई आइडिया नहीं होता है कि कौन सा टारगेट आने वाला है, और प्लस उसके अंदर जो रिफ्लेक्स फायरिंग होता है इसमें आपका टाइम्ड फायर रहता है। और ये थोड़ा सा अलग ऐसे भी होता है कि इसके अंदर एक तो स्टैंडिंग पोजीशन से फायर होता है और लेफ़्ट और राइट शोल्डर दोनों से ही फायरर को ट्रेनिंग दी जाती है फायर करने की। सर, कितने सेकंड का समय मिलता है? अगर एक बार उठा के आप दिखा सकें कि किस तरीके से ये होता है। इसमें टारगेट पता नहीं होता है पहले से कि कौन सा टारगेट आने वाला है। टारगेट के ऊपर आने के बाद 3 सेकंड का टाइम मिलता है जिसमें कि एक फायरर को 3 सेकंड के अंदर अपना टारगेट को आइडेंटिफाई करना होता है और उसके बाद उस पर एम करके उसको फायर करना होता है। सर, जिस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं ये तो अपने टेररिस्ट के तौर पे दिखाया हुआ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अर्बन वॉरफेयर होता है। ऐसे ऑपरेशन, एंटी टेरर ऑपरेशंस जो शहर के अंदर किए जाते हैं जहाँ आड़ लेने की कोशिश होती है, वो किस तरीके से होता है? उसके अंदर हम पिस्टल से फायर करते हैं। उस तरह के टारगेट को रूबिया टारगेट कहा जाता है। इसके अंदर रूबिया? जी, रूबिया टारगेट कहा जाता है। इसके अंदर सामने एक होस्टेज रहता है और पीछे उसके टेररिस्ट रहता है। इस तरह के टारगेट्स के ऊपर आमतौर पर हम पिस्टल से फायर किया जाता है क्योंकि एक क्लोज कॉम्बैट के अंदर इस तरह की फायरिंग आती है। तो यहाँ पे अगर टारगेट सिविलियन हिट हुआ तो पॉइंट्स कट जाएंगे? जी हाँ, अगर सिविलियन हिट होता है तो उसके अंदर हमें पॉइंट्स कटते नहीं है बल्कि नेगेटिव पॉइंट होते हैं। राइट। तो रूबिया टारगेट इसे कहा जाता है। रूबिया की भी एक रोचक कहानी है। दरअसल रूबिया जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गृह मंत्री की बेटी हुआ करती थी और 90 के दशक के शुरुआत में जब आतंकियों ने उसका अपहरण किया और उसे छुड़वाने के लिए टेररिस्ट को रिलीज किया गया, तब से ही आतंकवाद के तम से पूरी की पूरी घाटी भर गई थी। और उसी एक रूबिया को बचाते हुए एक आतंकी को किस तरीके से मार गिराया जाए, दरअसल यही है रिफ्लेक्स शूटिंग। आईटीबीपी के जवानों को रिफ्लेक्स शूटिंग में माहिर माना जाता है। रिफ्लेक्स शूटिंग मतलब एक गोली एक टारगेट, यानी एक ही गोली से एक दुश्मन को निपटाने की काबिलियत। और इस तरह की काबिलियत पाने के लिए जवानों को हर दिन शूटिंग रेंज में घंटों पसीना बहाना होता है। असली गोली एक निशाना और 3 सेकंड के अंदर निशाने को निस्तेनाबूद कर देना है। दरअसल यही सिखलाई है आईटीबीपी के कमांडोज की। रिफ्लेक्स शूटिंग रेंज पे न्यूज नेशन मौजूद है और यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से निशाने की शुरुआत की जाएगी। लोड किया जा रहा है मैगजीन को। बड़ी मतलब साथी। राइट और लेफ्ट से अलग अलग निशाने को साधते हुए दोनों जवान, और कोई भी टारगेट खड़ा हो जाएगा। 3 सेकंड मिलेंगे। खड़ा हुआ और गोली से छलनी कर दिया गया। यही सिखलाई है रिफ्लेक्स की कि आपको नहीं पता कि कहां से कौन सा दुश्मन आतंकी या फिर नक्सली के रूप में सामने आ सकता है, प्रकट हो सकता है। और देखिए वो खुला। 3 सेकंड, सिर्फ 3 सेकंड और उसी वक्त खत्म, निस्तेनाबूद। दूसरी जगह से टारगेट देखते ही गोली मार देनी है, हेडशॉट। यहां दुश्मन के साथ जंग है, लिहाजा सीधा गोली आर पार। और 2 टारगेट खड़े किए जाते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट के लिए। और यह पूरी तरीके से असली ड्रिल है, लिहाजा असली गोलियों का इस्तेमाल किया गया इंसास का। और अब पिस्टल असॉल्ट राइफल के बाद तानते हुए जवान मैगजीन को इन किया गया और यहां पर अब क्लोज रेंज सिविलियन को बचाते हुए आतंकी को निशाना बनाना। शहरी युद्ध क्षेत्र, अर्बन वॉरफेयर। देखिए एक सिविलियन है और उसकी आड़ में छुपा है आतंकी और उसे किस तरीके से रिफ्लेक्स फायरिंग में निस्तेनाबूद कर दिया गया। और दरअसल ये होती है सिखलाई
आईटीबीपी के जवानों की। और इस शूटिंग रेंज का महत्व यही है कि एक गोली से एक टारगेट 360 डिग्री कहीं से भी निकल के आएगा, आपको उसे नेस्तनाबूद कर देना है। सिविलियन यानी नागरिकों की जान बचानी है और आतंकियों के ऊपर कड़ा प्रहार करना है। एंटी नक्सल ऑपरेशन से लेकर कश्मीर घाटी में आतंकियों की सफाई तक, सफाया करने तक, दहशतगर्दों तक, ये महत्वपूर्ण सिखलाई है किसी भी कमांडो की। कंस्ट्रक्शन या फिर रेनोवेशन हो जब, अब नो भटकना, मिलता है यहाँ सब। डोंट हॉप, जस्ट हिप अप। एंटी टेरर ऑपरेशन हो या फिर एंटी नक्सल ऑपरेशन, हर मोर्चे पर आईटीबीपी के जवान मुस्तैदी के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते हैं और इसके लिए ट्रेनिंग के दौरान ये जवान गोलियों की बौछार करते रहते हैं ताकि दुश्मन का सफाया करते वक्त एक भी निशाना न चूके। हिमालय की तराई की शांति को चीरती हुई बंदूक की गोलियां, दरअसल ये सिखलाई है आईटीबीपी के हिमवीरों की, जो सबसे जरूरी हो जाती है फायरिंग रेंज में काम करना। हमारे साथ ऑफिसर इंचार्ज भी है और आपके पास हम घड़ी भी देख सकते हैं। तो सर, किस तरीके से यहाँ पर फायरिंग की प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि अलग अलग पोजीशंस होती है, स्टैंडिंग, नीलिंग पोजीशन? हाँ, स्टैंडिंग, नीलिंग और प्रॉन से होती है और उसके लिए अलग अलग अरेंज होते हैं। जैसे 100 गज से जो है स्टैंडिंग पोजीशन से होता है, 200 गज से नीलिंग पोजीशन से और 300 गज से प्रॉन पोजीशन से और 350 से तीनों पोजीशन से, स्टैंडिंग, नीलिंग, प्रॉन। और ये कंपटीशन के लिए तैयारी किया जा रहा है कि जो कंपटीशन अभी हाल ही में होने वाला है 9 से 13 2023 में, जो कि तमिलनाडु में होना है। तो सर, अगर कंपटीशन के अलावा एक्चुअल वॉरफेयर की बात करें तो वहाँ भी ये सिखलाई महत्वपूर्ण होती है, एंटी नक्सल ऑपरेशंस, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस? बिल्कुल, क्योंकि एक गोली एक दुश्मन, क्योंकि जब ये एक 1 बाय 1 टारगेट पे जो है अपने 10 से 10 गोलियां जो हिट करके जो है 100 में से 90% जो है नंबर ले रहे हैं, तो दुश्मन तो कितना बड़ा है, तो उसको तो आराम से। तो ये भारत के निशानची है, शार्प शूटर, और इनकी सिखलाई की बात करें तो 10 में से 9 बार निशाना बिल्कुल सटीक लगता है। बेहद जरूरी सिखलाई। भले ही 1996 के समझौते के तहत भारत और चीन की सीमा पर हथियारों का प्रयोग वर्जित है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा में भी तैनात रहती है आईटीबीपी के कमांडो, भले ही वो नक्सलियों के खिलाफ का ऑपरेशन हो या आतंकवादियों को निस्तनाबूद करना। और उसके लिए किस तरीके से शूटिंग की जाती है वो नजर आता है। पूरी की पूरी मैगजीन को खाली किया गया, लेकिन बस शूट नहीं हुआ। सिंगल राउंड, एकल गोली, एकल निशाना और टाइम के साथ ये शूटिंग प्रैक्टिस, खाली कर कार्यवाही, जिसमें चेक किया जाता है कि कहीं नाल में कोई गोली फंसी तो नहीं हुई है। और इस तरीके से भारतीय रणबांकुरी आईटीबीपी के शूरवीर, हिमवीर किसी भी परिस्थिति में दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। ट्रेनिंग सेशन के बाद आईटीबीपी के बेस कैंप में रिलैक्सेशन सेशन भी होता है, जहां जवान जश्न मनाते हैं, गीत गाते हैं, साज बजाते हैं। होली, दिवाली हो या फिर नए साल का जश्न, हर मौके पर आईटीबीपी के जवानों की महफिल जमती है और गीत संगीत से समा बंध जाता है। दिल्ली मुंबई की न्यू ईयर सेलिब्रेशन आपने बहुत देखी होगी, लेकिन जवान कैसे नए वर्ष का उद्घोष करते हैं, किस तरीके से उनकी कल्चर इवनिंग होती है, क्योंकि ये वो जवान हैं जिनकी जिम्मेवारी है भारतीय सरहदों की रक्षा की। तो नागरिकों का न्यू ईयर सेलिब्रेशन आपने देखा, हम आपको दिखाएंगे, न्यूज़ नेशन दिखाएगा कि जवानों का न्यू ईयर सेलिब्रेशन कैसे होता है। न्यू ईयर ईव पर हम मौजूद हैं और ये तमाम जवान जश्न के लिए तैयार हैं। तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से जवान जान बचाते हैं, लेकिन जश्न भी करते हैं। और जश्न बेहद ज़रूरी होता है ताकि आंतरिक ऊर्जा बरकरार रहे, ताकि उत्साह में कोई कमी ना हो पाए और जीवन के हर पल को सेलिब्रेट किया जाए। सर, आपसे जानना चाहेंगे कैसे न्यू ईयर बनता है? आपका परिवार यहाँ नहीं होगा, कई बार बॉर्डर्स पे रहते हैं, -40 टेम्परेचर हो जाता है अगर आईटीबीपी की बात करें। क्या उमंग होती है, क्योंकि न्यू ईयर सिविलियंस अलग बनाते हैं, आपका अलग होगा? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा आपको कि हम लोग परिवार से दूर जरूर रहते हैं, लेकिन उनसे दूर रहते रहते हम लोगों के अंदर ऐसी आदतें बन जाती हैं कि लगता है कि वो हमारे साथ ही हैं। हम उनको अपने दिलों में रखते हैं और उसी से हम महसूस करते हैं कि वो हमारे साथ हैं। और बस ऐसे ही करके हम लोग थोड़ा बहुत आपस में गा के बजा के
मस्ती करके अपनी। मतलब दो परिवार, एक परिवार सीमा पर जो आपके बडीज का है, आपके साथियों का, और एक परिवार जो देश के आंतरिक इलाकों में आपका अपना परिवार। सर राइट सर। तो दो परिवारों में सर कुछ गुनगुना दीजिए न्यूज़ नेशन पे, जिससे आपका उत्साह भी नजर आए। ठीक है बिल्कुल सर। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पर एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं, बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। जवानों का भी जोश होता है, जवानों का भी दिल होता है, और उस दिल में उमंग होती है, और वो उमंग किस तरीके से अपने साथियों के साथ, सीमा के साथियों के साथ प्रफुल्लित हो रही है न्यू ईयर ईव पर, वो भी देख रहे हैं हम। सर कितना खुशी मिलती है, क्योंकि आपने दिन भर काम किया होता है तो रिलैक्सेशन सेशन भी होता है। यस सर, बिल्कुल बहुत खुशी मिलती है सर, क्योंकि इस वर्दी का जुनून है सर। यस सर। रिलैक्सेशन सेशन एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ सर। तो याद आती है ऐसे दिनों में, न्यू ईयर पे, दिवाली पर, होली पर, ईद पर अपने परिवार की? सर याद तो बहुत आती है, लेकिन जो यहाँ पे हमारा परिवार है सर, एक परिवार के साथ यहाँ पे जो हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हैं हम, यही परिवार भी सर हम बराबर लेके चलते हैं। सर कितनी खुशी होती है दोस्तों के साथ, बडीज के साथ न्यू ईयर मनाना, क्योंकि आपके ड्यूटी का ज्यादातर समय तो इन्हीं के साथ ही गुजरता है। बिल्कुल सर, बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि हम एक परिवार घर पे छोड़ के आते हैं, मगर ये हमारा दूसरा परिवार है। हम हर दुख सुख में अपने साथ होते हैं, हमारे दोस्त साथ होते हैं, हम सारी खुशियाँ और गम आपस में बांटते हैं सर। तो एक परिवार अंदर है, एक परिवार बाहर है, कुछ अधिकारी भी हमारे साथ बात करने के लिए है। सर यहाँ का सेलिब्रेशन, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन किस तरह से आप अलग समझते हैं, क्योंकि सिविलियन सेलिब्रेशन को तो हम देखते हैं दिल्ली मुंबई में, यहाँ सीमाओं पर सेलिब्रेशन यहाँ पे सर अच्छा लगता है अपने जवानों के साथ, तो यहाँ भी घर जैसा ही माहौल होता है हमारा। तो यहाँ पे अब तो काफ़ी हमारी सर्विस ज़्यादा हो गई है, तो अभी यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है। तमाम लोग नृत्य होंगे, और इस तरीके से आईटीबीपी के हिमवीर सेलिब्रेशन करते हैं न्यू ईयर ईव का, क्योंकि शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठता, उम्दा विचार है अगर आईटीबीपी की बात करें, लेकिन एक जवान के अंदर एक दिल भी है, और वो दिल न्यू ईयर सेलिब्रेशन में, नए साल के उपलक्ष्य में प्रफुल्लित हो जाता है, संगीत से तारमेल बिठाते हुए नजर आते हैं आईटीबीपी के हिमवीर। Not